हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में हमने 23 जनवरी आफ्टरनून सेशन का जो एग्ज़ाम था एसएससी जेई का, उसके 50 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे अगले के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 51, डिजाइन ऑफ रिविटेड जॉइंट इज बेस्ड ऑफ द अजम्पशन। मीन्स जब कोई रिविटेड जॉइंट को डिजाइन किया जाता है तो कौन कौन से अजम्पशन अपन उसमें कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन चेक करेंगे इसके। पहला ऑप्शन है लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रिबिट्स की लोड है वो सारे रिबिट्स पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये सही है। इसको अपन अज्यूम करके चलते हैं। शेयर स्ट्रेस ऑन ए रिबिट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स ग्रोस एरिया। शेयर स्ट्रेस होगा वो रिबिट पे, वो पूरे ग्रोस एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नेक्स्ट, बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द प्लेट एंड द रिबिट। तो बियरिंग स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म होगा कॉन्टैक्ट सरफेस के और रिबिट के, जो प्लेट है और रिबिट पे उससे कांस्टेंट होगा पूरे पे। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट बोथ एंड्स। मीन्स एक कॉलम गिवन है अपन को, उसकी बात कर रहा है ये कि इस कॉलम में दोनों एंड पे ये फिक्स है। मीन्स हेल्ड इन पोजीशन, दोनों एंड पे पोजीशन में है, और रीस्ट्रेन इन डायरेक्शन एंड बोथ एंड, यानी दोनों एंड्स पे रीस्ट्रेंड डायरेक्शन में रीस्ट्रेंड है। तो इसके लिए इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, तो इसके लिए होता है 0.67L, ये कोडल प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम इज जीरो व्हेन इट्स लेंथ। स्लेंडरनेस रेशियो किसी कॉलम को स्लेंडरनेस जीरो कब होगा, जब इसकी लेंथ क्या होगी, जो साइड्स हैं उसकी स्पान के उस पर सपोर्टेड होगी। इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ ए चैनल इज मेजर्ड एज। आउटस्टैंडिंग लेंथ क्या होती है, तो जो नॉमिनल विड्थ होती है सेक्शन की, उसी को अपन आउटस्टैंडिंग लेंथ अज्यूम करके चलते हैं, उसी से अपन आउटस्टैंडिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट एक्सियल लोड मे बी डिफाइंड एज द लोड विच प्रोड्यूस ए स्ट्रेस इक्वल टू। सो इक्विवेलेंट एक्सियल लोड क्या होता है, इक्विवेलेंट एक्सियल लोड क्या होता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो इसेंट्रिक लोड की वजह से प्रोड्यूस होता है उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट एक्सियल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ ए कंबाइंड फुटिंग टू सपोर्ट टू इक्वल कॉलम लोड्स द प्रोजेक्शन ऑफ बीम्स इन लोअर टायर आर केप्ट सच दैट बेंडिंग मूवमेंट अंडर कॉलम इज इक्वल टू। तो इकोनॉमिकल किसी भी कंबाइंड फुटिंग के लिए इकोनॉमिकल सेक्शन डिजाइन करेंगे, इकोनॉमिकल डिजाइन करेंगे उसका, तो जो प्रोजेक्शन होगा उसके लिए बेंडिंग मोमेंट किसके इक्वल होगा, तो बेंडिंग मोमेंट होगा जो सेंटर पे होगा उसके वो इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम इज डिफाइन एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू। एक बीम को स्ट्रक्चरल मेंबर कंसिडर किया जाता है, तो जो उस पर लोडिंग होती है वो किस तरह की होती है, तो उस पर जो लोडिंग होती है वो होती है ट्रेवर्स लोडिंग। ट्रेवर्स लोडिंग कुछ इस तरह से होती है, ट्रेवर्स लोडिंग इस तरह से होगी कि बीम गिवन है एक, उस पर अपने इस तरह से लोड अप्लाई हो रहा है ऊपर से, तो जो ट्रेवर्स लोडिंग होगी वो बीम को इस तरह से बेंड कर देगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ट्रेवर्स लोडिंग, ऑप्शन नंबर 3 ट्रेवर्स लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेव इज डिफाइंड एज। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेव ऑफ द बीम इज डिफाइंड एज। तो क्रॉस सेक्शन होता क्या है, क्रॉस सेक्शन होता है जो डेप्थ ऑफ द बीम मल्टीप्लाई बाई इट्स वेव थिकनेस। मीन्स एक बीम दिया हुआ है इस तरह का, तो जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, बी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस सेक्शन की एरिया की वैल्यू आ जाएगी। द इफेक्टिव लेंथ एल ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद इट्स एंड restrained against torsion and also ends of a compression flange partially restrained against lateral bending is given by। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा L इक्वस टू 0.85। जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी L इक्वस टू 0.85, ऑप्शन नंबर सेकेंड। द कनेक्शन ऑफ वन बीम टू अनदर बीम बाय मीन्स ऑफ एन एंगल एट द बॉटम एंड एन एंगल एट द टॉप इज नोन एज। द कनेक्शन ऑफ द वन बीम, एक बीम का दूसरे बीम से, जब बॉटम पे क्या होगा एक एंगल सेक्शन अपन लगा देंगे और टॉप पे एक एंगल सेक्शन लगा देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन चेक करेंगे, इसका बोलेंगे अनस्टिफन सीटेड कनेक्शन, स्टीफन सीटेड कनेक्शन, सीटेड कनेक्शन और नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा अपना
इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीटेड कनेक्शन, इसको अपन बोलेंगे। सीटेड कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि इसमें में दिया हुआ है कि जब अपन एंगल सेक्शन यूज करते हैं तो ऊपर अगर एंगल सेक्शन यूज करेंगे और नीचे भी एंगल सेक्शन यूज कर देंगे तो इस तरह से ये सीटेड कनेक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज नोन एज। सेपरेशन ऑफ वाटर, वाटर का सेपरेशन हो जाता है सैंड से। ये जो मोर्टार है, कोई भी उसमें कंक्रीट भरा हुआ है, उससे वाटर का सेपरेशन होगा तो उसको अपन बोलेंगे ब्लीडिंग। एक होता है ब्लीडिंग और दूसरा होता है, एक टर्म और होता है अपने पास सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन में क्या होता है कि सेग्रीगेशन में होता है वो सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, मीन्स सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट सारे अलग अलग हो जाएंगे और केवल वाटर का सेपरेशन होगा तो उसको अपन बोलेंगे ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रोड पेमेंट द सीमेंट जनरली यूज इज। रोड पेमेंट से अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए अपन कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को अपन यूज करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विद। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट का हाइड्रेशन होता है, मीन्स हाइड्रेशन होता है सीमेंट में जब अपन वाटर ऐड किया जाता है, मीन्स H2O के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो कौन कौन सी केमिकल एक्शन होती है, कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले जो सीमेंट के कंपाउंड होते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट दोनों रिएक्शन करते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये भी रिएक्शन करते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम ये भी इसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, वो होता है अपना C3S। डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है C2S। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है C3A और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेल्ड होता है C4AF। ये चारों होते हैं, इनको अपन बोक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। तो ये चारों वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज बाय यूजिंग। तो इंटरनल फ्रिक्शन होता है कंक्रीट्स के, वो कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन है लेस वाटर, कम पानी का यूज। अगर कम पानी का यूज करेंगे तो वो उसमें श्रिंकेज ज़्यादा होगा, जो सीमेंट पेस्ट है वो श्रिंक हो जाएगा। फाइन एग्रीगेट यूज करके रिच मिक्स या मोर वाटर एंड कोर्स एग्रीगेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मोर वाटर एंड कोर्स एग्रीगेट। मीन्स एग्रीगेट साइज अगर अपन ज़्यादा रखते हैं तो जो फ्रिक्शन है उसके बीच में कम हो जाता है। इन स्लम टेस्ट ईच लेयर ऑफ कॉन्क्रीट इज कॉम्पैक्टेड बाई ए स्टील रॉड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 mm डायमीटर 4। तो स्लम टेस्ट में क्या होता है कि जो 60 सेंटीमीटर लंबी और 16 mm डायमीटर की एक रॉड यूज करते हैं। स्लम टेस्ट में जब अपन फॉर्मेशन करते हैं तो स्लम टेस्ट होता क्या है, स्लम टेस्ट में इस तरह का एक स्लम टेस्ट में होता क्या है, इस तरह का अपने पास इस तरह का अपन एक एपरेट से यूज करते हैं इसमें। तो इसमें अपन जब फिल करते हैं कंक्रीट को तो 3 लेयर्स में करते हैं। तो एक अपने पास इसको अपन टैंपिंग रोड बोलते हैं, इस तरह की होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 60 सेंटीमीटर और जो डाया होता है वो है 16 सेंटीमीटर। तो इसमें इसको डिप करते हैं। जब पहली बार फिल किया जाता है उसके बाद 25 बार इसको टैंप किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट। कंक्रीट प्लेसिंग की कितनी हाइट मैक्सिमम होती है सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर अपन इसकी हाइट लेके चलते हैं सेग्रीगेशन को अवॉइड करने के लिए, कंक्रीट को प्लेस करने की हाइट। द शटरिंग ऑफ ए हॉल मेजरिंग 4 × 5 मीटर कैन बी रिमूव्ड आफ्टर। एक हॉल है 4 × 5 मीटर का, हॉल की बना है 4/5 का, तो इसकी शटरिंग है वो कितने बार रिमूव कर सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 डेज। 7 डेज के बाद अपन इसकी शटरिंग को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कॉम्पैक्टिंग प्लेन कॉन्क्रीट रोड सरफेस ऑफ थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर वी यूज। प्लेन कॉन्क्रीट है, रोड सरफेस है, उसको अपन को कॉम्पैक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा, जिसकी जो थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर से भी कम है, तो कौन सा अपन यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स्क्रीड वाइब्रेटर। स्क्रीड वाइब्रेटर अपन उसमें यूज करेंगे, उसकी थिकनेस कम है 20 सेंटीमीटर है तो स्क्रीड वाइब्रेटर अपन उसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick up the correct statement from the following. Construction joints in columns are provided a few centimeter below the junction of the beam. Construction joint है वो columns में वो junction पे कुछ सेंटीमीटर दूर, उसको सेंटीमीटर नीचे अज्यूम किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन कॉलम आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम हॉन्चिंग। बॉटम हॉन्चिंग पे
प्रोवाइड किए जाते हैं जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स होते हैं, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन बीम्स एंड स्लैब आर प्रोवाइडेड विद मिडिल थर्ड, मतलब 1/3 पे उसको अपन यूज करते हैं। तो चारों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेस ऑफ फ्लैकी पार्टिकल इन कॉन्क्रीट एग्रीगेट, फ्लैकी पार्टिकल कॉन्क्रीट में अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उससे क्या होगा कि वर्केबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, वाटर और सैंड की क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी, और जो ड्यूरेबिलिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो चारों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट डैम्स द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ द एग्रीगेट, मीन्स सीमेंट कॉन्क्रीट डैम अपन को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए मैक्सिमम परमिसिबल साइज कितना होगा एग्रीगेट का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 40 mm अपन मैक्सिमम साइज लेके चलते हैं एग्रीगेट का सीमेंट कॉन्क्रीट डैम के केस में। For given workability, the grade requiring the least amount of water is one that gives. क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये जाएगा ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया फॉर द गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ एग्रीगेट ऑफ सेम नॉमिनल साइज विच कंटेन लेस वॉइड व्हेन कॉम्पैक्टेड आर, जो कौन से एग्रीगेट होते हैं सेम नॉमिनल साइज के, जो क्या होता है जिसमें लेस वॉइड्स जब कॉम्पैक्ट किया जाता है तो जिसमें बहुत कम वॉइड रह जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राउंडेड स्पेरिकल। राउंडेड स्पेरिकल होते हैं ऑप्शन नंबर ए, राउंडेड स्पेरिकल। कॉम्पैक्ट होने पर बहुत कम वॉइड्स इसमें बचते हैं। फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इसेंशियली डन इज, पोर्टलैंड सीमेंट का क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो सीमेंट का जब टेस्ट करते हैं तो उसके लिए अपन को उसका सेटिंग टाइम भी अपन करते हैं, साउंडनेस भी करते हैं, इससे अपन उसकी लाइम को चेक करते हैं कि सीमेंट में कितना लाइम है, जो एक्सिस में है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो तीनों टेस्ट अपने किए जाते हैं। तो ऑप्शन ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सही हो जाएगा आंसर। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन द एग्रीगेट आफ्टर प्रॉपर कॉम्पैक्शन इज कॉल्ड द एंगुलरिटी नंबर, एंगुलर एग्रीगेट्स आर सुपीरियर टू राउंडेड एग्रीगेट, the surface texture depend upon the hardness, grain size, free structure and the structure of the rock, और ऑल ऑप्शन। तो ये तीनों ऑप्शन है ये सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नो श्रिंकेज अकर्स इफ द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ, कोई भी श्रिंकेज नहीं होगा अगर जो कंक्रीट है और कितने रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इसको अपन प्लेस करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसको अपन अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 पे प्रेजेंट प्लेस करेंगे तो इस पर कोई भी श्रिंकेज नहीं होगा। इसको अपन एक कर्व की हेल्प से देख सकते हैं, इसका कर्व है इस तरह से, इसका कर्व है, ये इसका कर्व है कि इसमें दिया हुआ है कि एक तरफ तो श्रिंकेज स्ट्रेन है और दूसरी तरफ से रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, दोनों हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो श्रिंकेज है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी जैसे जैसे श्रिंकेज कम होता जाएगा। तो लास्ट पॉइंट होगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी या तो 100% हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी और 1 हो जाएगी, तो क्या होगा श्रिंकेज होगा वो 0 हो जाएगा। आर्जिलेशियस मटेरियल आज दो, आर्जिलेशियस मटेरियल कौन कौन से होते हैं? तो सीमेंट जब अपन बनाते हैं तो उसके लिए अपन दो तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं, एक होता है कैलकरीस और एक होता है आर्जिलेशियस। तो आर्जिलेशियस कौन से होते हैं जिसमें क्या होता है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एल्यूमिना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। स्पॉट द ऑड स्टेटमेंट, ऑड स्टेटमेंट कौन सा है इनमें? राउंडेड एग्रीगेट, इरेगुलर और पार्टली राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर फ्लैकी और सिंगल साइज एग्रीगेट। तो इसमें जो सिंगल साइज है वो क्या होता है, वो इनमें से अलग है, क्योंकि राउंडेड, इरेगुलर और एंगुलर फ्लैकी ये तीनों हैं, ये वर्केबिलिटी पे डिपेंड करेंगे, इसका इफेक्ट पड़ता है वर्केबिलिटी पे। एक जो सिंगल साइज है उसका मीन है कि अपन किसी भी सीव से इसको सीविंग करते हैं जब, तो क्या होता है सिंगल सीव साइज की 75 माइक्रोन या 4.75 mm से पास हो जाता है, तो इसको अपन सिंगल साइज एग्रीगेट बोल सकते हैं जो एक सीव से अपन फाइंड आउट करते हैं। इफ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस रेस्पेक्टिवली ऑफ ए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, द लीवर आर्म ऑफ द बीम इज, तो लीवर आर्म कितना हो जाएगा? तो लीवर आर्म हो जाएगा, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लीवर आर्म होता है d माइनस n/3। अगला क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग,
The intensity of horizontal shear stress at the elemental part of the beam section is directly proportional. Intensity of horizontal shear stress at the elemental part of the beam section is directly proportional किसके होती है? तो इसमें से अपन को इनकरेक्ट बताना है. तो ये shear force के होती है. इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल shear stress है वो shear force की प्रोपोर्शनल होती है. एरिया के भी होती है डिस्टेंस के, और पर ये मूवमेंट के नहीं होती है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मूवमेंट ऑफ द बीम सेक्शन अबाउट इट्स neutral axis. If the average bending stress is 6 kg per centimeter square for M150 grade concrete, the length of embedment of a bar of diameter D according to IS 456 specification. मीन्स एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस गिवन हुआ है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का और ग्रेड दी हुई है M150 की. तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इसकी वो क्या होगी? डेवलपमेंट लेंथ होगी LD. इसके लिए फॉर्मूला होता है 5 इंटू सिग्मा एस टी अपॉन 4 इंटू पाई डी. तो LD फाइंड आउट करना है. तो जो लोकल बॉन्ड डिस्टेंस है वो हो जाएगी 10 इसकी सिग्मा, जिसको अपन बोल रहे हैं नीचे टाउ बी डी, और परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगी वो इसके लिए होती है 2300. M150 के लिए परमिसिबल स्ट्रेस होती है 2300. तो इसको करेंगे D इंटू 2300 डिवाइड बाई 4 इंटू 10. तो जो D की टर्म में इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 57.5 D. तो इसको अपन बोलेंगे 58 D. ऑप्शन नंबर 4. A singly reinforced concrete beam of 25 cm width and 70 cm effective depth is provided with 18.75 cm square steel if the modular ratio is 15. The depth of the neutral axis is given है. सिंगली reinforced concrete beam है, 25 cm width है और 70 cm effective depth है इसकी बीम है, जिसका एरिया है, जिसमें जो स्टील का एरिया है वो गिवन है 18.75. तो मॉडुलर रेशियो भी गिवन है इसमें 15. तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अपन को फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है BX²/2 बराबर MAST D माइनस XA. तो बिड्थ गिवन दी हुई है अपन को 250 और न्यूट्रल XA मीन्स डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अपन को इसमें फाइंड आउट करनी है. और M है जो मॉडल रेशियो वो 15 दिया हुआ है, एरिया है 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं 1875 इंटू डेप्थ की बना है 700 माइनस न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है. तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 300 mm मीन्स 30 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द neutral axis of the T beam is below the slab, the relationship between the flange width B, depth of neutral axis, and thickness of the slab DS, effective depth of the beam, cross section area, and the model ratio may be stated as. मीन्स कौन सा फॉर्मूला होगा इस सब के लिए? तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा B इंटू डी एस N माइनस डी एस बाई 2 M इंटू AT D माइनस N. इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कर्टेल L. अल्टरनेट बार्स होती हैं सिंपली सपोर्टेड, वो उनको कहाँ पे कम किया जाता है? तो ये होता है 1/7 ऑफ द स्पान, पूरे स्पान के 1/7 पार्ट पे इसको कम कर दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन स्लैब द पिच ऑफ द मेन रिइंफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड इट्स इफेक्टिव डेप्थ. पिच होती है वो कितनी होती है, किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो पिच होती है वो होती है 3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ. तो हो जाएगा 3D. या फिर ये होता है कोडल प्रोविजन से कि जो पिच होती है मेन वार्स के लिए वो होती है 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ और 300 mm, दोनों में से जो भी कम होगा उससे अपन इसको यूज करेंगे. इन ए कॉम्बाइंड फिटिंग इफ द शियर स्ट्रेस एक्सीड 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर द नॉमिनल स्टीरअप्स प्रोवाइडेड आर. 5 kg पर सेंटीमीटर है, शियर स्ट्रेस इससे ज़्यादा है, तो जो नॉमिनल स्टीरअप्स होंगे वो कौन से प्रोवाइड किए जाएंगे? तो हो जाएगा 12 ब्लैक नॉमिनल स्टेप्स जिसमें अपन प्रोवाइड करेंगे. टू इंश्योर दैट द होगिंग बेंडिंग मोमेंट एट 2 पॉइंट्स ऑफ सुपरपोज सस्पेंशन ऑफ ए पाइल ऑफ लेंथ L equals the sagging moment at its center, the distance of the points of suspension from the either end is. मीन्स L लंबाई के ढेर के हॉगिंग जो मोमेंट होगा 2 पॉइंट्स पे, तो जो डिस्टेंस होगी उसकी पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन की एंड से तो कितनी हो जाएगी? तो उसका आंसर हो जाएगा 0.207 L. 0.207 L. ऑप्शन नंबर सेकेंड. टू हैव प्रेशर होली कंप्रेसिव अंडर द बेस ऑफ रिटर्निंग वॉल इफ बिड्थ बी द रिजल्टेंट ऑफ द weight of the ball and the pressure exerted by retained
अर्थ शुड हैव एसेंट्रिसिटी नॉट मोर देन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसके लिए होता है अपने पास फॉर्मूला द मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर होगा जो वो हो जाएगा W/6 1 प्लस 6E/B, और जो मिनिमम होगा वो हो जाएगा W/6 1 माइनस 6E/B। तो इसमें अपन को गिवन है, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो इसेंट्रिसिटी है तो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसेंट्रिसिटी है वो 6E/B/6 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसमें अपन जब E की जगह B/6 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 जब अपन ई इक्वस टू इसमें B/6 पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे जाएगा 1 - 1 0, मीन्स इसकी वैल्यू 0 तक। अगर इसको अपन ज़्यादा कर देते हैं B/6 से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में, तो जो प्रेशर होता है उसको अपन नेगेटिव शो नहीं कर सकते। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म सर्कुलर बीम which experience maximum bending stress equal to tensile stress due to same load at its midspan। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, बेंडिंग इक्वेशन जो होती है अपनी M/Z इक्वस टू W/A। तो M की वैल्यू है यहाँ पे 32, Z हो जाएगा, Z क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस, जिसको अपन लिख सकते हैं Z इक्वस टू I/Y। तो I होता है πd⁴ अपॉन 64, और Y के लिए करेंगे इसको अपन D इंटू 2, तो ये हो जाएगा 32, और एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा πd³/32, Z की वैल्यू आ जाएगी, और एरिया हो जाएगा सर्कल के लिए πd²/4। तो जो M की वैल्यू होगी टोटल वो आ जाएगी WL/4। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे L/D, तो इसका आंसर हो जाएगा L/D इक्वल हो जाएगा 1/2। The ratio of the deflection of the free end of a cantilever due to an isolated load at 1/3 and 2/3 of the spanage। तो जो डिफ्लेक्शंस है उनके रेशियो निकालना है। पहली बार डिफ्लेक्शन निकालना है 1/3 ऑफ बीम, और सेकंड निकालना है 2/3 ऑफ द बीम। तो करते क्या है इसमें कि लोड है, पहले अपन ने लिया हुआ है इस पे L जो 1/3 है उस पोर्शन पे अपन ने लोड लिया हुआ है, तो जो डिफ्लेक्शन हो गया W/3I 2L/3 का क्यूब प्लस W/2EI और 12/3 का होल स्क्वायर इंटू L/3। डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले से डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा 28/16 28/162 WL³ अपॉन EI। अब दूसरे केस में बात करेंगे जब अभी क्या होगा कि ये 2L/3 डिस्टेंस पे होगा फ्री एंड से, तो फ्री एंड से 2L/3 डिस्टेंस पे फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू वही W/3I इंटू L/3 का होल क्यूब जो फिक्स एंड की डिस्टेंस है, और W/2EI L/3 का होल स्क्वायर इंटू 2L/3। तो ये जाएगा सॉल्व करने पे जो अपना लास्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रेशो 2/7 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2/7। A compound bar consisting of two bars of equal length, steel bar cross section is 3500 mm square and that of brass bar is 300 mm square. These are subjected to a compressive load 1,00,000 Newton. If EB equals to 0.2 and EB equals to 0.1, the stress डबल पार। तो कौन सा स्ट्रेस होगा, तो ये हो जाएगा PS प्लस BB। इसमें अपन को लोड्स जो गिवन है उनका समेशन दिया हुआ है कि P1 प्लस PS प्लस PB इक्वल टू हो जाएगा 1,00,000 किलोन्यूटन। स्टील है और एक ब्रास बार के लिए है, तो डिफॉर्मेशन इक्वेशन से अपन फाइंड आउट करेंगे। डिफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है अपनी PL अपॉन ए, तो P1 L1 अपॉन A1 E1 इक्वल टू P2 L2 अपॉन A2 इंटू E2। यहाँ पे एक स्टील है और एक ब्रास है, तो P स्टील इंटू L स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इक्वल टू हो जाएगा, सारी वैल्यू हो जाएगी ये ब्रास के लिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन को पता है कि जो इसमें लेंथ है इसमें दिया हुआ है कि दोनों सेम लेंथ के हैं, स्टील और ब्रास जो बार हैं वो दोनों सेम लेंथ की हैं, तो दोनों सेम लेंथ की, तो LS इक्वल टू हो जाएगा LV के, इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो एरिया अपन को गिवन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, L से L कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करने पे जो PS और PV में रिलेशन आएगा उसके बाद इस एक रिलेशन तो PS प्लस PV इक्वल टू ये 1,00,000 हो जाएगा, और दूसरा रिलेशन आ जाएगा PS और PV में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर वैल्यू पुट करेंगे स्ट्रेस निकालने के लिए इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा B इक्वल टू 10 Newton पर
mm² और सिग्मा स्टील इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन फ्रॉम ए सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू दिस बेड शेप। तो रेडियस ऑफ गायरेशन होगी, उसके लिए इक्वेशन होती क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है कि जो फॉर्मूला इसका होता है वो r बराबर आई अपॉन रूट में a होता है। तो i हो जाता है रेक्टेंगल सेक्शन के लिए BD³/12 और जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा b इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इसकी सॉल्व करने पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा r इक्वल टू d/2√3। ऑप्शन नंबर थर्ड d/2√3। For determining the force in AB of truss shown in the figure below by method of section, the section is made to pass through AB, AD and ED. The moments are taken about. Moments होता है वो कौन से सेक्शन के अबाउट अपन लेंगे, तो मोमेंट्स लेंगे वो लेंगे जॉइंट डी के अबाउट। तो डी के अबाउट जॉइंट क्यों लिया इसमें कि अपन को ए बी ए डी और ई डी में अपन को इसमें लोड ट्रांसफ़र किया गया है। डी है ये हो जाएगा इसका, इस पे जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे आके इस पे एक्ट कर रहे हैं, सारे इस पे मिल रहे हैं आगे, तो जॉइंट डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द फोर्स इन सी डी ऑफ द ट्रस शोन इन द फिगर, सी डी है फोर्स, सी डी मेंबर है उसमें कितना फोर्स होगा, तो सी डी मेंबर में फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो फोर्स शो करेगा सी डी मेंबर। शाफ्ट रोटेटिंग NRM अंडर ए टॉर्क टी ट्रांसमिटेड पावर ऑफ। एक शाफ्ट है जो रोटेट कर रहा है अंडर अ टॉर्क टी, तो उसका जो पावर हो जाएगा उसका फॉर्मूला कितना हो जाए, तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है 2π/NT। पावर के लिए होता है 2π/NT अपॉन में 60। 2 से इसको 60 को कट कर देंगे तो हो जाएगा T/N/30। टी हो जाएगा टॉर्क और जो एन है वो होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका T/N/30 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। The greatest load which a spring can carry without getting permanently distorted। कौन सा लोड होगा जो स्प्रिंग क्या होता है विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्ट्रॉय, इसको स्प्रिंग बियर कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रूफ लोड। उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन प्रूफ लोड। In case of a simply supported I section beam of span L and loaded with a center load W, the length of last to plastic zone of the plastic hinges। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई सेक्शन कंसंट्रेशन लोड के लिए फॉर्मूला होता है एल वी अपॉन एल इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1.15। सॉल्व करने पे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा एल पी इक्वल टू L/8 अप्रोक्सीमेशन में, तो नियरेस्ट आंसर अपना L/5। द हॉरिजॉन्टल ट्रस्ट ऑन द एंड्स ऑफ ए 2 hinge सर्कुलर आर्च ऑफ रेडियस आर कैरिंग। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा वो कितना होगा 2 hinge सेमी सर्कुलर आर्च के लिए। A uniformly distributed load W per unit run over its length, its right half span is 2/3 into WR upon pi। A uniformly distributed load W per unit run over its entire span is 4/3 into WR upon pi। A distributed load bearing from 0 at the left end to W per unit horizontal run at the right end 2/3 into WR upon pi। तो चार ऑप्शन सही हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। Next question, if the 3 hinge parabolic arch is carrying a uniformly distributed load W per unit length over the entire span, तो क्या इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा वो हो जाएगा, ये है 3 hinge आर्च, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा वो कितना हो जाएगा W/L²/8H, W/L²/8H से इसका ओरिजिनल थ्रस्ट हो जाएगा। शेयर फोर्स होगा वो जीरो होगा पूरे पे, और जो बेंडिंग मोमेंट है वो भी पूरे पे जीरो होगा, क्योंकि शेयर फोर्स नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट भी इस पे नहीं होगा, तो ऑल ऑप्शन आर इसके करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम ऑफ लेंथ L हैविंग बोथ द एंड्स फिक्स्ड। इक्विवेलेंट लेंथ फाइंड आउट करनी है कॉलम की जिसके दोनों एंड फिक्स हैं, मीन्स इस तरह की कंडीशन दी हुई है अपन को, इसके दोनों एंड फिक्स हैं, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कुछ इस तरह से होगी। इक्विवेलेंट लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है 1/2, जो लेंथ होगी वो टोटल लेंथ का 1/2 होगी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 L/2। इस वीडियो में हमने पूरे 100 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं SSC 23 जनवरी वाले पेपर के।
इसका आंसर हो गया L/2।